रेगुलेट भी करने का मुख्य काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, विशेषताएँ क्या है? डेंस वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में घनी वनस्पति होती है। हाई बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता उच्च होती है एंड रिच न्यूट्रिएंट साइकिल यानी कि समृद्ध पोषक चक्र देखने को मिलता है या पाया जाता है। बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की यानी कि घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विद फ्रूट रिच यानी कि घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से घास में पाई जाती है, लेकिन वृक्ष वहाँ पर कम होते हैं, वृक्ष होते हैं बट कम होते हैं। दे सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल्स एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर यानी कि ये चरने वाले पशुओं के लिए और कृषि के लिए क्या है महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सवाना के घास मैदान आपने ये पढ़ा होगा, सवाना के घास मैदान। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे घास के मैदान होते हैं, वृक्ष वहाँ पे कम पाए जाते हैं और यहाँ ये बेसिकली जो घास मैदान है वो जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं पशु, उनके लिए प्लस खेती के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स शो स्पेशल एडॉप्टेशन टू सर्वाइव यानी कि यहाँ के जीव विशेष अनुकूलन दिखाते हैं। जैसे मान लो हम बात करें अपने रेगिस्तान की यानी कि जो अपना थाका रेगिस्तान है राजस्थान का, वो डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे बरसात कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा है और साथ ही में यहाँ पे जो जीव पाया जाता है, जैसे ऊँट की बात करें तो ऊँट हुआ अपना जो वो हुआ गोडावन वगैरह हुए, तो इस तरीके की जो जातियाँ है, जो स्पीशीज़ है या जो जीव यहाँ पे देखने को उन्होंने उस इकोसिस्टम को क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है और इस तरीके के एडवर्स कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और प्लांट्स की बात करें जैसे अपनी खेजड़ी है, अपनी और जैसे केर वगैरह है, जो कांटेदार पेड़-पौधे होते हैं, वो इन इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक्वाटिक इकोसिस्टम इंक्लूड वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स सच एज़ पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड एस्चुरीज यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जल आधारित तंत्र शामिल है, जैसे तालाब, झीलें, नदियाँ, महासागर, मुहाने या इनको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके के जो चीज़ें इंक्लूड होती है किसमें, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। टाइप्स की बात कर लेते हैं, इसके प्रकार क्या है? फ्रेश वाटर यानी कि मीठा जल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स यानी कि तालाब, झीलें, नदियों में जो पानी पाया जाता है, फ्रेश वाटर या पेयजल के नाम से कह सकते हैं। मरीन यानी कि ओशियंस एंड सीज यानी कि समुद्री जीवन या समुद्री इसमें एक टाइप होता है। जो एक्वाटिक है उसका मतलब एक तो मीठा पानी हो गया, एक मरीन हो गया, एक एस्चुरीज हो गया। तो मरीन में ओशियंस और सीज होते हैं यानी कि महासागर और समुद्र होते हैं। एस्चुरीज मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर यानी कि मुहाने जो मीठे और खारे जल का क्या होता है, मिश्रण होता है। बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की, जिसमें हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। यूनिट थर्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। यानी कि जो हमें प्रकृति ने प्रदत्त किया है, इंसान ने अपने मानवीय क्रियाक्रमों से या कार्यकलापों से जिसको नहीं बनाया और जो गॉड गिफ्टेड है या प्रदत्त है, वो हम नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फाउंड इन नेचर दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस ह्यूमंस टू मीट देयर नीड्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और घटक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रिसोर्सेज जीवन, विकास और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यानी कि ये जो संसाधन है, ये मनुष्य के जीवन के लिए यानी उसका सर्वाइवल कैसे होगा और उसका विकास और उसकी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवकरणीय और गैर नवकरणीय रिसोर्सेज। नवकरणीय यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज़ करने के बाद वापस क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाते हैं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे जो एक बार यूज़ करने के बाद खत्म हो जाते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी कि नवकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली विदिन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नवकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से कम समय में पुनः प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि जिनको हमने यूज़ में लिया और थोड़े टाइम के बाद वापस हमें क्या हो जाएँगे, प्राप्त हो जाएँगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि आपने जो सोलर प्लेट्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, सनलाइट इस पे पड़ती है। हमने इसे एनर्जी यूज़ करी और थोड़ी देर बाद में जैसे वापस सनलाइट इस पे आएगी, फिर से प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से विंड एनर्जी यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती है, हवा से जो प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल है, ये वापस क्रिएट हो जाते हैं। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवकरणीय संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विदिन ए ह्यूमन लाइफ स्पैन एंड आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो मानव जीवन काल में पुनः प्राप्त नहीं हो सकते और सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कोल है, जैसे कोयला है। कोयला हमने जला लिया, उसके बाद वह क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वापस वह जैसे वो राख बची, उस राख से वापस कोयला नहीं बनेगा। ठीक उसी हिसाब से पेट्रोलियम यूज़ करने के बाद वापस नहीं आएगा। नेचुरल गैसेज़, मिनरल्स यानी कि ऐसे रिसोर्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, दोबारा क्रिएट नहीं होते। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के जाते हैं। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूज़ चेंज की, यानी कि लैंड रिसोर्स मतलब भूमि संसाधन और भूमि संसाधन का यूज़। लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड सॉइल, मिनरल्स एंड लैंड फॉर्म्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। भूमि संसाधनों में मृदा, खनिज और भू आकृतियाँ शामिल हैं जिनका उपयोग कृषि, उद्योग, आवास और परिवहन में किया जाता है। Land use change refers to the conservation Deep Mentor now brings you the best rewards for success at every level of UP. refers to the conservation of land conversion of land from one use to another such as forest into agriculture or urban land। भूमि उपयोग परिवर्तन का अर्थ है कि भूमि के एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तन होना, यानी कि पहले हमने उस पे क्या किया, पहले जंगल थे, फिर उसी जंगल को काटकर एग्रीकल्चर लैंड बना लिया और एग्रीकल्चर लैंड पे हमने बस्ती बना ली। तो ये लैंड का यूज चेंज है, यानी कि लैंड का जो यूज है वो चेंज होता रहता है, उसको हम लैंड यूज चेंज कहते हैं। और लैंड रिसोर्सेज वो होता है जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल, मिनरल्स सारी चीजें उसमें क्या होती है, आकृतियां यानी भू आकृतियां जिसमें शामिल है, वो लैंड रिसोर्सेज है। और लैंड रिसोर्स का एक यूज से दूसरे यूज में कन्वर्ट होना लैंड यूज चेंज कहा जाता है। अब बात करते हैं
कॉजेज ऑफ लैंड यूज चेंज यानी कि जो भूमि है उसका उपयोग परिवर्तन होने के क्या कारण है कि भूमि का उपयोग परिवर्तन होता है। जैसे उसपे फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के बाद उसको काट कर वहाँ एग्रीकल्चर लैंड निकाला गया या फिर डायरेक्ट वहाँ पे बस्ती बसाई गई या वहाँ पे डायरेक्ट अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है तो हमें और भूमि की क्या है? नीड है। और भूमि की नीड है तो हम पहाड़ काटेंगे, जंगल काटेंगे और जो समुद्र वगैरह है वहाँ पर हम इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे और वहाँ पर हम उसको यूज़ लेना स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से डिमांड ज़्यादा हुई और डिमांड ज़्यादा हुई तो लैंड का यूज़ चेंज हुआ। फिर है अर्बनाइज़ेशन यानी कि शहरीकरण के कारण ऐसा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन यानी कि औद्योगिकरण के बढ़ने से ऐसा हो रहा है और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन यानी कि कृषि का विस्तार होने से जो लैंड का यूज़ है वह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि लैंड हम और डिमांड कर रहे हैं कि अब और डिमांड तो आएगी नहीं कि एक और अर्थ बना ले। लेकिन जो अर्थ ही ऐसा एरिया जहाँ पे हम नहीं कुछ यूज़ में ले रहे थे और प्राकृतिक चीज़ें वहाँ पर पहले से थी, उनको हटाकर हम वहाँ पर अपना इंटरवेंशन कर रहे हैं दैट इज़ द लैंड यूज़ चेंज। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन यानी कि भूमि क्षरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण क्या चीज़ होती है? सबसे पहले बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का क्षरण। क्षरण का मतलब होता है ह्रास होना। ह्रास मतलब भूमि की जब क्वालिटी या उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? डिग्रेड होता है तो उसे लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। लैंड डिग्रेडेशन इज़ द डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मृदा क्षरण मानव गतिविधियों के कारण भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में होने वाली कमी को क्या करता है? दर्शाता है। यानी कि भूमि का अनउपजाऊपन होना, भूमि की क्वालिटी में कमी आना और भूमि में क्या होना जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसका कम होना लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है और ऐसा नेचुरली होता है तो अलग बात है बट अगर मानव के इंटरवेंशन से होता है यानी एक्टिविटी से होता है तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। फिर है सेकंड सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन यानी कि जब हमारी जो ये ऊपर वाली लेयर है जिस पर मिट्टी वगैरह होती है, जो उपजाऊ लेयर है, या तो बाढ़ आ जाए या कोई हवा वगैरह से आए तो ये यहाँ से कट कर दूसरी जगह चली जाए तो यहाँ पर जो होता है कटाव होता है उसको मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर यानी कि मृदा अपरदन वायु या जल द्वारा उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत के हटने की प्रक्रिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ उस लेयर को क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो यहाँ से पानी या फ्लो भी होता है, हवा भी होती है तो ये मिट्टी यहाँ से जाती नहीं, तो जो कि इसका सॉइल इरोजन को रोकता है। इसलिए हम बोलते हैं वनीकरण होना चाहिए। क्या कारण है सोइल इरोजन के? डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई होने से वह लेयर क्या हो गई? फ्री हो गई तो हवा से उड़ के दूसरी जगह चली गई या वाटर के साथ फ्लो होके चली गई। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक चराई हो जाती है तो इसका जो घास है वो खत्म हो जाता है तो ये मिट्टी फ्री हो जाती है, फ्री होगी तो ये यहाँ से कटकर चली जाएगी। फिर है इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिस और कई बार गलत कृषि जो पद्धतियाँ हम यूज़ कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फार्मिंग हो जाती है, तब भी सोइल इरोजन होने लगता है, तो ये इसके कारण है। अब बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की यानी कि मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जब धीरे-धीरे जो हमारी ज़मीन है उसका उपजाऊपन कम हो जाए और वह क्या बन जाए? बंजर बन जाए और धीरे-धीरे मरुस्थल में तब्दील हो जाए, तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फर्टाइल लैंड ग्रेजुअली टर्न्स इनटू डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अभी अरावली का बहुत चल रहा है, एक हॉटस्पॉट मुद्दा है अरावली। जैसे मान लो आज हम राजस्थान की बात करें, ये अपना राजस्थान है, अक्षय को दिल दिमाग पे नहीं लेना है, ये अपनी अरावली है। इस तरफ क्या है? पूरा का पूरा डेजर्ट है। तो अब यहाँ से जब लूएँ चलती है, हवा चलती है, तो ये जो यहाँ की डेजर्ट की मिट्टी है वो उड़ के आगे जाती है। तो यदि अरावली नहीं होती है, या अरावली नहीं होती, तो ये मिट्टी जहाँ पे जाके गिरती है, तो धीरे-धीरे वहाँ पे एक बड़ी लेयर बना देती है और ये मिट्टी क्या है? थोड़ी-सी अनउपजाऊ मिट्टी है। तो जिस भी जगह पे ये गिरती है धीरे-धीरे वहाँ के उपजाऊपन क्या हो जाता है? कम हो जाता है या खत्म हो जाता है और वह आगे की मिट्टी भी धीरे-धीरे क्या बन जाती है? डेजर्ट बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो यदि अरावली नहीं रहेगी राजस्थान में तो राजस्थान क्या दिल्ली को भी मरुस्थल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन ये होता है जब धीरे-धीरे मिट्टी या जो ज़मीन है वो मरुस्थल में कन्वर्ट होने लगती है। फिर बात करें डिफॉरेस्टेशन की यानी कि वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर नॉन फॉरेस्ट यूजेज सच एज़ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड नो डैम कंस्ट्रक्शन यानी कि वनों की कटाई का अर्थ है कि जब बड़े स्तर पर वनों को काटा जाए किस लिए? खनन के लिए, कृषि के लिए, बांध निर्माण कार्यों के लिए, यानी कि गैर वन उपयोग के उपयोगों के लिए जब बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जाती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने वहाँ पे खूब सारे पेड़ काटे, एक लार्ज स्केल में हम पेड़ काट रहे हैं और किस काम के लिए? नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए। वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या कोई बांध वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं, तो इस एक्टिविटी को डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन होने का? पहला माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी कि खनन गतिविधियों का होना। किसी ने पता लगा लिया कि ये जो जंगल है, इस जंगल के नीचे प्लेटिनम या कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिससे ह्यूमन एक्टिविटी या यूँ कहें हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हमें उसको निकालना है, उस मिनरल को निकालना है तो हमने इस पूरे जंगल को क्या कर दिया? साफ कर दिया। तो माइनिंग एक्टिविटी के चलते ये होता है। डैम बिल्डिंग यानी कि यहाँ पर बाँध बनाना है तो उसके लिए ऐसा होता है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना है, हमें और ज़रूरत है एग्रीकल्चर करने की, तो कृषि के विस्तार के लिए ऐसा होता है एंड अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के लिए ऐसा होता है। इसके इम्पैक्ट क्या है? हमेशा साइड इफेक्ट ही होंगे, कभी भी डिफॉरेस्टेशन का पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पहला लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की हानि यानी कि उस जंगल में कई तरीके का बायोडायवर्सिटी रह रही थी, कई तरीके के पशु पक्षी जानवर रहते थे। जब वो जंगल साफ हो जाएगा तो वो बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। सॉइल इरोजन क्योंकि जंगल खत्म हो जाएगा तो धीरे-धीरे यहाँ पे मृदा अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन तो जनजातीय जो आबादी थी जो यहाँ पे रहती थी, अब उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा तो उनका विस्थापन होगा और क्लाइमेट चेंज और जब हम इतने बड़े एरिया पे जंगल साफ करेंगे तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। यहाँ पे जो पहले बारिश होती थी अब वो इरेगुलर हो जाएगी, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एटसेट्रा, एटसेट्रा। जलवायु परिवर्तन यहाँ पे आएगा तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की यानी कि जल संसाधन। अब बाकी की जल संसाधन क्या चीज़ होती है? वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स। हेलो, होला, बॉन्जूर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला।
थैंक्स टू माय फ्रेंड डुओ। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां पे आप इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन के अलावा और भी कई सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं काफी टाइम से खुद रिसोर्सेज इंक्लूड सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर यानी कि जल संसाधन में सतही जल जो कि नदियां और झीलों की शक्ल में है और भूजल आदि शामिल है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर लीड्स टू स्कैरसिटी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी जल का अत्यधिक उपयोग करना या विदोहन करना जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है और हम राजस्थान वाले इसका बेहतर जानते हैं कि पानी का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। इश्यूज रिलेटेड टू वाटर यानी कि जल से संबंधित समस्याएं क्या आती है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर यानी कि जल से जो संबंधित समस्या है वो क्यों आ रही है। पहला है भूजल का अत्यधिक दोहन। आज हम बटन दबाते हैं, आपने बहुत सारे देखा होगा। मैं अब इस क्लास के माध्यम से आपको ये रिक्वेस्ट मान लो, अनुरोध मान लो या फिर एक मोरल ड्यूटी मान लो, ऐसा होना चाहिए कि आप बटन दबाते हो और अपने अपने घर के आगे ले पाइप लेके छिड़काव करना स्टार्ट कर दो। ऐसा करना बंद कर दो क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी आ रहा है और हमारा बिल आ रहा है, तो हम जब पैसा दे रहे हैं तो हम इस पानी को मिसयूज़ करें, हमें करना चाहिए नहीं। मैं इस क्लास के माध्यम से सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि आपको पानी बचाना ही चाहिए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमें कभी भी ग्राउंड वाटर लेवल का नहीं करना है क्योंकि भूजल का यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करेंगे तो ये हमारे लिए ही इश्यू क्रिएट करेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेकंड फ्लड यानी कि बाढ़ बाढ़ आती है तब भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने से तो आएँगे ही आएँगे एंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि जल विवाद, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंटर स्टेट हो, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अभी थोड़े दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो हमने कई बातें सुनी थी कि पाकिस्तान जाने वाला जल वगैरह रोका होगा। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है या यूँ कहें एक देश को दूसरे देश में बहती है और बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं देश के अंदर तो इंटर स्टेट है ही है। जैसे आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो मोस्टली जो बड़ी-बड़ी बारहमासी नदियाँ जैसे चंबल है, ये मध्य प्रदेश से आती है, में जाती है और यूपी में चली जाती है। इधर वो नदी है माही नदी है। तो इस तरीके की नदियाँ जो और ऊपर की तरफ जो घग्गर नदी है, ये सारी इंटर स्टेट है, घग्गर तो उल्टी इंटरनेशनल भी है। तो कहने का मतलब जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स है कई बार इंटर स्टेट और इंटरनेशनल वजह से वाटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जल विवाद भी क्या होते हैं, इंटर स्टेट पे मान लो या इंटरनेशनल लेवल पे मान लो, वो भी बढ़ते हैं, वाटर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अब बात करते हैं हीटिंग ऑफ अर्थ एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर यानी कि क्योंकि देखो ये अपनी पृथ्वी है जो कि 33.5 डिग्री पे टिल्ट है, सबको अपने को पता है और ये सूरज है। थोड़ा-सा बड़ा ही बना लेता हूँ, सूरज यही है। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, है ना? अब इसके ऊपर भी धीरे-धीरे अपन जाते हैं तो ऊपर जो पोल्स होते हैं उधर की तरफ कम होता है, तो जो हमारा जो अर्थ है उसपे जो हीटिंग का सर्कुलेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंस है। वो क्या है? डिफरेंट है और उसी हिसाब से फिर एयर का सर्कुलेशन होता है। एंड इवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन कॉजेस डिफरेंसेस इन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर लीडिंग टू एयर सर्कुलेशन यानी कि सूर्य द्वारा पृथ्वी का असमान ऊष्मन, ताप और दाब में अंतर उत्पन्न करता है जिससे वायुमंडल परिसंचरण होता है। यानी क्योंकि जो हवा है, हवा का फ्लो हमेशा तापमान के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि हवा निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ बहती है, ये हमें पता है। तो तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, तो उसी हिसाब से एयर प्रेशर का बनना या उसका परिसंचरण होना तय होता है। एयर मास फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि वायु राशि का निर्माण और वर्षण यानी कि किस तरीके से बरसात वगैरह होती है। वार्म एयर राइजेज एंड कूल एयर सिंक्स यानी कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। एयर मासेस फ्रॉम ओवर लार्ज लैंड और वाटर एरियाज यानी कि बड़े भूभाग या जल भाग पर वायु राशियों का निर्माण होता है। कंडेंसेशन लीड्स टू प्रेसिपिटेशन सच एज रेन यानी कि संघनन से वर्षा होती है। यानी कि हम इसको यूँ समझे कि जैसे मान लो ये अपने अर्थ है, अर्थ पे ये महासागर है, ठीक है? यहाँ पे हीट आई, ये यहाँ पे गर्म हुआ, यहाँ पे वायु क्या होगी? यहाँ की वायु गर्म होगी तो डेफिनिटली ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है बादल का बनना। तो बादल बनेंगे फिर वहाँ उससे क्या होगी? बारिश होगी। तो इस तरीके से एयर मास का फॉर्मेशन होता है और फिर उससे प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि बरसात का होना होता है। तो ये अपना वाटर रिसोर्स है, जो एयर हीट था और एयर ये मैं क्या हेडिंग थी भूल गया। एयर सर्कुलेशन था, जो हीटिंग ऑफ अर्थ है एंड उसका एयर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की यानी कि ऊर्जा संसाधनों की। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस व्हिच आर एग्जॉस्टिबल एंड कॉज पॉल्यूशन। यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल है यानी कि नवीकरणीय एनर्जी सोर्सेज है उसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें शामिल है जो कि सीमित और प्रदूषण फैलाते हैं। यानी ऐसे सोर्सेज जिनको यूज लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय एनर्जी सोर्स या ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें होती हैं। फिर है रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आज क्लीन एंड सस्टेनेबल यानी कि ये स्वच्छ स्रोत है और सतत स्रोत है। जिसमें एग्जाम्पल की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और बायोगैसेज यानी कि जल विद्युत की बात करें, बायोगैस की बात करें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय है। इनको यूज लेने के बाद इनको वापस क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है या फिर वापस ही जनरेट हो जाते हैं। बात करते हैं ग्रोइंग एनर्जी नीड्स एंड अल्टरनेट एनर्जी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण अंधाधुंध हो रहा है, उसके कारण ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्स हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यानी कहने का मतलब आज जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो हमें नए अल्टरनेट्स खोजने पड़ेंगे, ऑप्शंस ढूँढने पड़ेंगे और वो जो नए ऑप्शंस होंगे वो हमारी जो फॉसिल वाली एनर्जी है या फॉसिल फ्यूल वाली जो एनर्जी है, तो कोयला, पेट्रोलियम है, उसका क्या करेगी? वो एक अलग ऑप्शन बनेगी और इस हिसाब से जो हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम पर या फॉसिल फ्यूल्स पर वो खत्म हो जाएगी। जैसे आज की बात करें ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा और ज़्यादा इसका बूम आएगा। तो जो हमारी पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी है, डीजल पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा आने वाले टाइम में हाइड्रोजन एक फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन का। ये जब आएँगे या फिर जब हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें अल्टरनेट एनर्जी भी